सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रशियन टुपोलेव Tu-160 बॉम्बर के बारे में। हम जानेंगे कि ये कैसा बॉम्बर है और क्यों इसे सबसे घातक बॉम्बर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों अमेरिका कभी भी इस तरह के बॉम्बर्स के जैसा कोई बॉम्बर नहीं बना पाया। भले अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है लेकिन वो Tu-160 के आगे कहीं नहीं टिकता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, Tu-160 का पूरा नाम टुपोलेव Tu-160M है, जिसको कि रशिया के लिए डिज़ाइन किया गया था, यानी उस समय के सोवियत यूनियन के लिए यह बनाया गया था। और नेटो रिपोर्टिंग नेम इसको ब्लैक जैक दिया गया है, यानी Tu-160 को ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है। ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग वाला हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर वो बॉम्बर होते हैं जो काफ़ी लंबी दूरी तक जा करके बॉम्ब गिरा करके वापस आने की क्षमता रखते हैं। इस पे हम आपको वीडियो बनाएंगे जिस पे हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बॉम्बर्स क्या होते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को टुपोलेव डिज़ाइन ब्यूरो ने सोवियत यूनियन के लिए 1970 के दशक में डिज़ाइन किया था और ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट है क्योंकि ये मार्क 2 की स्पीड को क्रॉस कर सकता है। और 2020 की लिस्ट में इस एयरक्राफ्ट को सबसे घातक एयरक्राफ्ट की लिस्ट में नंबर 1 पे रखा गया था। वजह ये थी कि ये अब तक का सबसे भारी, सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। यही कारण है कि इसको 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया था। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो टुपोलेव का जो ओरिजिन है वो सोवियत यूनियन का है और इसकी जो पहली फ़्लाइट थी वो 18 दिसंबर 1981 को भरी गई थी। वहीं इसको वायुसेना में अप्रैल 1987 में शामिल कर लिया गया था। प्राइमरी यूजर्स की बात करें तो पहले की सोवियत एयरफोर्स या आज की रशियन एयरफोर्स ही इसकी एकमात्र प्राइमरी यूज़र है। अब आइए बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में। ये एयरक्राफ्ट कितना घातक है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके प्राइमरी वेपन्स में जो सबसे खतरनाक वेपन है वो इसकी क्रूज मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल हैं। यही कारण है कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर के आज भी दुश्मन देश रूस से कांपते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इसके शुरुआत की कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। दरअसल इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन ने 1967 से लेकर के 1972 के बीच काफ़ी तेज़ी से की, क्योंकि उस समय अमेरिकी एयरफोर्स के B-1 लैंसर के जवाब में रशिया के पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था जो उसको टक्कर दे सके। और यहीं से जन्म होता है Tu-160 प्रोजेक्ट का। शुरुआत में टुपोलेव ने अपनी एक डिज़ाइन पेश की जिसको कि नाम दिया गया 160M। दरअसल ये एक ब्लेंडेड विंग एयरक्राफ्ट था जिसमें के अधिकतर कंपोनेंट्स Tu-144 से लिए गए थे और इसके टक्कर में भी रशिया के 3 एयरक्राफ्ट थे जो इसके साथ कम्पीट कर रहे थे, जिनमें से मुख्य था M18 और सुखोई T4। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको रशियन एयरफोर्स और रशियन सरकार एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें काम चलता है। और इसी के साथ 18 दिसंबर 1981 को इसकी पहली फ़्लाइट आयोजित कर ली जाती है। समय के साथ साथ Tu-160 के साथ काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए। एक समय ऐसा आया जब रशिया ने ये तक सोच लिया था कि Tu-160 प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए और ये धारणा रशिया के अंदर सन 2000 के दशक तक थी, यानी 2000 के दशक तक रशिया ने बहुत कम ध्यान इस बॉम्बर पे दिया। लेकिन 2006 आते आते रशिया को इसकी कीमत समझ में आने लगी और उसके बाद रशिया ने कन्वेंशनल वेपन्स के जगह इसमें और ज़्यादा एडवांस वेपन को ऐड करने का सोचा और यहीं से Tu-160 में एक भारी अपग्रेड शुरू हुआ, यानी इसका जो मॉडर्नाइजेशन है वो 2006 के बाद से शुरू किया गया। अब बारी थी कि इसको अपग्रेड किया जाए। अब यहाँ पर इसके जो अपग्रेड्स हैं वो दो फेजेज़ में हुए। पहला फेज़ ये था कि इसके जो एडवांस सेंसर्स हैं उनको ऐड किया जाए, इसका जो इंजन है उसे मॉडिफाई किया जाए और इसके एयरफ्रेम में जो कुछ खामियां हैं उसको दूर किया जाए। दूसरे फेज़ में इसके वेपन्स को चेंज करने की बात की गई और ऐसा ही हुआ। पहले फेज़ में रशियन एयरफोर्स के द्वारा सजेस्ट किया गया कि इसमें पहले एडवांस एवियोनिक सिस्टम का यूज़ किया जाए, एडवांस सेंसर्स का यूज़ किया जाए और इसके इंजन में कुछ खामियां थी जिनको दूर किया जाए। तो वो चीज़ें शुरू हुई, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी धीमी शुरू हुई और 2014 आते आते Tu-160 को एक अपग्रेडेड रेडार और एवियोनिक्स मिला और जिसके बाद इसने अपनी पहली उड़ान भरी। वहीं अगर हम हथियारों की बात कर लें तो इसमें नई लॉन्ग रेंज की
555 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल ऐड की गई, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा घातक है। अब आया 2016 का समय। 2016 काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि 2016 में सारे छोटे मोटे अपग्रेड्स को लगभग TU-160 ने पूरा कर लिया, लेकिन अब बारी थी इनके इंजन्स की। तो अभी तक TU-160 NK-30 इंजन्स का इस्तेमाल करता था, जो कि अपग्रेड करके उनको MK-32M इंजन प्रोवाइड करा दिए गए, और ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो इंजन है ये इतने ताकतवर हैं कि इनके जैसा ताकतवर इंजन अभी भी किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अभी तक 2015 तक रशियन एयरफोर्स के पास काफ़ी लिमिटेड एयरक्राफ्ट थे, लेकिन 29 अप्रैल 2015 को रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि एक बार फिर से रशिया अपने TU-160 प्रोजेक्ट को रिज्यूम करने वाला है, जिसके तहत बड़ी मात्रा में अब ये एयरक्राफ्ट रशिया के लिए बनाए जाएंगे। और ये बात सही भी साबित हुई। तकरीबन 2015 के अंत में रशियन एयरफोर्स ने ये घोषणा कर दी कि वो 50 से ज़्यादा नए TU-160 एयरक्राफ्ट्स को खरीद सकते हैं और उनका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, 2017 में इसकी असेंबली भी शुरू कर दी गई, जहां पे पुराने TU-160 के एयरफ्रेम्स को यूज़ करके उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। और अभी ऐसा कहा जाता है कि 2020 में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि बहुत जल्द आपको TU-160 का एक एयरलाइनर वेरिएंट देखने को मिल सकता है, यानी कि जनता के लिए भी ये एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है, जहाँ पे सिविलियन पैसेंजर्स भी इस पर ट्रैवल कर सकेंगे। अब आइए जानते हैं TU-160 की कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसकी जो क्रू कैपेसिटी है वो 4 पर्सनल्स की है, जिसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बम्बार्डियर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होता है। वही इसकी लेंथ तकरीबन 54.1 मीटर की है और इसकी हाइट तकरीबन 13.1 मीटर की है। इसका एम्पटी वेट 1,10,000 किलोग्राम का है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,75,000 किलोग्राम का है। अगर हम इसके इंजन की बात कर लें, जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, तो अब आप जान जाएंगे कि इतना ताकतवर इंजन शायद ही आपको किसी एयरक्राफ्ट में मिले। इसमें 4 समारा के NK-321 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 137.3 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं 245 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद इनमें से प्रत्येक इंजन जनरेट करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना ताकतवर एयरक्राफ्ट है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी रेंज तकरीबन 12,300 किलोमीटर की है पूरा लोडेड होने के बाद। इसके कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो इसका कॉम्बैट रेडियस 2000 किलोमीटर का है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर्स की है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 70 मीटर पर सेकेंड का है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके हथियारों की। हथियार ही एक ऐसा इसका हिस्सा है जो इसे बहुत ज़्यादा घातक बनाते हैं। इसमें 2 इंटरनल वेपन बेस है, जो कि तकरीबन 45,000 किलोग्राम के ऑर्डिनेंस को रख सकती हैं। इनमें आपको प्रमुख हथियारों की अगर हम बात करें तो ये अपने साथ 6 KH-555SM 101, 102 और 555 क्रूज मिसाइल्स को ले जाने में सक्षम है। वहीं इसमें 12 न्यूक्लियर मिसाइल को, शॉर्ट रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल्स एक साथ ले जा सकती हैं, यानी कि इसमें 6 क्रूज मिसाइल्स और 12 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल्स को ले जाने की क्षमता है। यानी अकेले किसी देश को बर्बाद करने की क्षमता ये एयरक्राफ्ट लेके घूमता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक चलती फिरती मौत है, जो किसी भी देश के ऊपर से अगर गुजरी तो उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।